फाइन स्टूडेंट। तो अब इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं इंटरिम बजट 2024 एंड 25। इंटरिम बजट कब आता है? जब जनरल इलेक्शन का टाइम रहता है, जब लोकसभा का चुनाव रहता है तो उस समय इंटरिम बजट आते हैं। इससे पहले भी कई बार हो चुका है भारत में, कोई नया फिनोमेना नहीं है। तो इंटरिम बजट में मात्र वो 3-4 महीना इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए वोट ऑन अकाउंट होगा। जब वोट ऑन अकाउंट होगा तो उसके लिए अप्रोप्रिएशन बिल पास किए जाएंगे, फिर वो एक्ट बनेगा, उस हिसाब से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाएगा और खर्च किया जाएगा। जनरली इंटरिम बजट में कभी भी कोई फाइनेंस बिल पास नहीं होता है, क्योंकि आप टैक्स लगाने का अधिकार आपको नहीं है, जो सरकार जो चुन के आएंगे उसको अधिकार है। तो इसलिए हम फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट वाला कॉन्सेप्ट कोई भी इंटरिम बजट में नहीं दिखता है। मगर उसके बावजूद भी थोड़ा थोड़ा टैक्स पे हम काम कर सकते हैं, नया टैक्स नहीं लगा सकते। मान लो कि जो पहले का जो टैक्स कुछ फंसा हुआ था, तो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा इस बात को किए हैं कि 1962 के आसपास जो भी था, वही लगभग 10,000 या 25,000 ऐसा कुछ था रकम, उसको रिबेट, उसको माफ़ कर दिया गया, नॉट रिबेट, उसको माफ़ कर दिया गया। याद है सभी चीज़। और पिछले बार जो भी बहुत सारा प्रोग्राम था उसको इस बार भी कंटिन्यू किया गया। जैसे IFSC में कुछ राहत दिया गया था, तो वो राहत कंटिन्यू रहेगा ताकि स्टार्टअप फ्लरिश कर सके, है ना। स्टार्टअप के लिए भी बहुत सारा राहत दिया गया है। जैसे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ये बताए थे, जो पिछले साल ही 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया था, तो वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहा। तो बहुत सारे इस बार इंटरिम बजट में ना, जो पिछले बार का जो फैसला था उसको एक्सटेंड किया गया है। तो ये हम लोग पिछले क्लास से जानते हैं। आज क्लास में जानेंगे कि जब इंटरिम बजट को पेश किया गया तो जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो ज्ञानी हैं, जो विषय को समझते हैं, वो किस तरह आकलन कर रहे हैं। तो देखो, पहले तो हम लोग पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करेंगे। सेवरल पॉजिटिव एस्पेक्ट साइटेड बाय इकोनॉमिस्ट। तो एक जो अर्थव्यवस्था जो जानते हैं इकोनॉमिस्ट, तो उनके हिसाब से बहुत सारा चीज़ उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा किया इस सरकार ने, स्पेशली फिस्कल डिसिप्लिन। देखो, फिस्कल डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है कि जो दुनिया में ही ना, बहुत दुनिया में ही उसको बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता है। क्यों? देखो, पैसा कर्ज लेके नहीं कोई भी चीज़ करना चाहिए, कर्ज जितना कम हो उतना बेटर है, और ये चीज़ पूरा दुनिया में ही अप्रिशिएट किया जाता है। और देखो, इस बार तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पिछले साल जो 2023 और 24 में जो बजट पेश किया गया, तो उसमें फिस्कल डिफिसिट 5.9 था, मगर जब रिवाइज एस्टिमेट हुआ तो 5.8 हुआ, इनफैक्ट 1 घटा। और पिछले साल ही हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2025 और 26 तक ये आंकड़ा हम 4.5 तक ले जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा चीज़ है। और इतना ही नहीं, रेवेन्यू डेफिसिट को भी कोशिश किया, पिछले साल भी कम किया था रेवेन्यू डेफिसिट को, और बोला है कि आने वाले समय में रेवेन्यू डेफिसिट और कम किया जाएगा। ये आश्वासन था ना स्टूडेंट। और इस बार भी देखो, बिल्कुल फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो किया है इस बार भी। तो इस बार जो फिस्कल डिफिसिट होगा, यानी कि फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो किया गया। और ये कैसे समझ सकते हैं कि इस बार भी 5.1% ही फिस्कल डिफिसिट होगा, अनलाइक 5.8% ऑफ द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 2023 एंड 24। आया समझ में ना। तो इससे ना अच्छा चीज़ है, क्योंकि आप कर्ज कम ले रहे हो। अब जब देखो, सरकार जब कम कर्ज ले रही है तो प्राइवेट प्लेयर को मौका मिलेगा ना, प्राइवेट प्लेयर उस स्पेस को यूज़ करेगा, अब प्राइवेट प्लेयर पैसा लेगा और फिर इकोनॉमी में लगाएगा। तो सरकार का यही मत है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने ये 2-3 साल में बहुत ज़्यादा ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया है। हाँ, उससे पहले देखो 7.5 लाख करोड़, 7.25 नहीं, 7.5 लाख करोड़ 2022 और 23 में, फिर 23 और 24 में 10 लाख करोड़, 33% का बढ़ोतरी हुआ है। उससे पहले 25% का बढ़ोतरी, और उसके बाद फिर 33% का बढ़ोतरी, यानी कि 7.5 लाख करोड़ में 10 लाख करोड़ आएगा तो कितना हो जाएगा? 33% का बढ़ोतरी। और इस बार 11% का बढ़ोतरी, तो हाँ 11% का बढ़ोतरी है लगभग। तो कहने का मतलब क्या कि सरकार बोल रही है कि चलो ठीक है, हम ज़्यादा बढ़ोतरी अब नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। और उसके बाद भी एब्सोल्यूट नंबर में देखोगे 10 लाख करोड़ से ज़्यादा होगा वो। इस बात को हमें समझ लेना है, बात समझे। ये इसलिए सरकार कर रही है ताकि प्राइवेट प्लेयर को मौका मिले। और हम तो 2-3 साल किए ही, हमने 2-3 साल कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया ही। अब बारी है प्राइवेट प्लेयर्स का कि प्राइवेट प्लेयर्स आके काम करे उस पर। बात समझ गए स्टूडेंट? तो देखो, ये चीज़ तुमको यहाँ पे भी नजर आएगा देखने को। नंबर 1 देखो, तो जैसे सरकार का प्लान था 2023 और 24 में, हाँ, फिस्कल डिफिसिट पे वो अड़े रहे, सही करे।
और कितना प्रिंट लिया था, 5.9 लिया था, देखो 5.8 हुआ है, जो कि अपने आप में खास बात है। और इस बार भी उसी फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में 24 और 25 में ओनली 5.1% के आसपास हम फिस्कल डिफिसिट से बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा। और ये इसलिए ताकि जो फाइनेंशियल ईयर 2025 है उसमें हम 4.5% पे आए। बात समझ गए ना, वही लिखा गया ना वहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2 देखो, सेम मैंने सब बता दिया है तुम लोग को। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहेगा इस बार कितना, 11% से बढ़ाया गया। पिछले साल कितना था, 10 लाख करोड़ था। अब 11% से वही 11.11%, तो कितना हुआ, लगभग 11 लाख करोड़ हो गया। और यदि जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट से देखेंगे तो ये 3.4% ऑफ द जीडीपी हो जाएगा। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है हमारे कंट्री का, 2%, 2% ऑफ द जीडीपी करंट अकाउंट डेफिसिट। बताए थे ना करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, और क्या है दूसरा, सर्विस, प्राइमरी इनकम और सेकेंडरी इनकम। तो सर्विस तो हमारे हक में ही रहता है हमेशा, सेकेंडरी इनकम भी हमारे हक में ही है। सेकेंडरी इनकम मतलब फॉरेन रेमिटेंसेस जो बाहर से भेज रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ तो हमारे लिए पॉजिटिव है। हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे लिए नेगेटिव है। बात समझ गए ना, ये हमारे लिए नेगेटिव है। हाँ, हमेशा प्राइमरी इनकम भी हमारे लिए नेगेटिव होगा, हमारा बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं है, कम नेगेटिव है। तो सबको कैलकुलेशन करोगे तो कुछ नेगेटिव में है। कितना नेगेटिव में है, 2% ऑफ द जीडीपी नेगेटिव में है। दैट्स कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट। एट द सेम टाइम जानते हैं हमारा फॉरेक्स भी 600+ बिलियन क्रॉस हो गया है, तो वहाँ से कंपनसेट हो जाएगा। जितना फॉरेक्स होगा उतना ही इंपोर्ट कवर को स्ट्रेंथ मिलेगा। इंपोर्ट कवर क्या है कि हम जो बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं उसके लिए कितना बैकअप है हमारे पास, कितना कम से कम बैकअप होना चाहिए, 10 महीना का कम से कम बैकअप होना चाहिए। तो वो सब चीज़ में, यानी कि कहने का मतलब है कि माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में हम बहुत ही बेटर है अभी, समझ गए। तो देखो नंबर 2, तो नंबर 2 क्या हो जाएगा, 3.4% ऑफ द जीडीपी। थर्ड नंबर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार सरकार ने जो जीसेक है, जीसेक का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि सरकार का जो बॉन्ड है, तो इस बार सरकार ने बोला है कि देखिए हम बॉन्ड को, हम मार्केट से ज़्यादा पैसा नहीं उठाएंगे, हम मार्केट से पैसा नहीं उठाएंगे, हम स्पेस देंगे प्राइवेट प्लेयर को। क्योंकि एक तो देखो, एक तो फिस्कल डिफिसिट 5.1% हो गया, इसका मतलब सरकार ज़्यादा बोरो नहीं कर रही है। अब फिस्कल डिफिसिट क्या चीज़ में आता है, कैपिटल रिसिप्ट। बेसिक्स याद होना चाहिए, वो क्लास करना बहुत ज़रूरी था आज समझने के लिए, समझ गए ना। फिस्कल डिफिसिट क्या चीज़ में है, कैपिटल रिसिप्ट। रिसिप्ट कितने टाइप के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट भी 2 टाइप का, कैपिटल रिसिप्ट भी 2 टाइप का, सबको जोड़ेंगे तो रिसिप्ट हो जाएगा। तो जो मार्केट बोरोइंग है वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। जो ह्यूज चंक फिस्कल डिफिसिट ही है वो, मतलब मार्केट बोरोइंग का ही हिस्सा तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट में आता है, ह्यूज चंक, और थोड़ा बहुत तुम्हारा डिसइन्वेस्टमेंट सब, समझ गए ना। या फिर जो एडवांसेस है, लोन्स है, उसका रिकवरी होता है, तो वो भी तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट में ही आएगा। चलो ये बात हो गया। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, याद करो विद्यार्थी, 2017 में जीएसटी लागू हुआ हमारे कंट्री में, है ना। 5 साल का अरेंजमेंट था कि जीएसटी सेस लगाएंगे अलग से। जीएसटी सेस इसलिए लगाएंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है जिसको नुकसान हो रहा है जीएसटी की वजह से, उसको कंपनसेट करने के लिए। 5 साल बीत गया, 5 साल बीत गया ना, 2022 में ही, 17 देखो 22 और 23 में बीत गया। मगर सरकार अभी भी जीएसटी सेस जो है अभी भी कंटिन्यू कर रही है और 1-2 साल रखेगी सरकार। देखो सरकार यहाँ पे क्या बोले, कायदे से सरकार को हटा लेना चाहिए था जीएसटी सेस, क्योंकि 5 साल जब खत्म हो गया, 2017 में जीएसटी लागू हुआ और उसमें एक प्रोविजन था, जीएसटी सेस भी प्रोविजन था। जीएसटी सेस मतलब सरकार खुद कलेक्ट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। अब बाद में जो राज्य को नुकसान हुआ है जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की वजह से, उस राज्य को कंपनसेट करेगी, इसलिए जीएसटी सेस लगाया गया था। मैं चूँकि 5 साल बीत गया, मैं उसके बाद भी सरकार क्या कर रही है, जीएसटी सेस अभी भी ले रही है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि कोविड के टाइम में सरकार ने बहुत सारा लोन दिया है स्टेट्स को, बहुत सारा पैसा दिया है स्टेट्स को, कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा ना सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए जीएसटी जो सेस है अभी भी कंटिन्यू रहेगा 5 ईयर्स के बाद भी। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड में लिखा गया, उसको समझना होगा तुम लोग को, कि इसलिए सरकार जो जीएसटी सेस है उसको यूटिलाइज करेगी, समझी ना, समझ गए ना, यूटिलाइज करेगी। और जीसेक बॉन्ड तुम्हारा क्या है, कम बेचेगी, मतलब उसको कम, यानी कि फिस्कल डिफिसिट बहुत कम करवाएगी इधर से, क्योंकि वो कंपनसेट कर ले रही है, कहाँ से, जीएसटी सेस से कर ले रही है। आया समझ में ना, वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया, पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। हाँ, चौथा नंबर देखो, तो ये एक्चुअली ये पॉजिटिव चीज़ है,
हमारा ये सरकार का जो मैकेनिज्म है काम करने का तरीका, कि सरकार ने क्या किया कि फर्दर बोरोइंग नहीं किया, जीएसटी से ही कंपनसेट कर लिया इधर, ताकि मार्केट में कम जाएगा, सरकार मार्केट से पैसा कम उठाएगा और जो स्पेस बचेगा प्राइवेट प्लेयर उसको फिल करेगा, प्राइवेट प्लेयर को सस्ता सस्ता लोन मिलेगा, प्राइवेट प्लेयर जितना पैसा यूज़ करेगा उतना इकोनॉमी आगे बढ़ेगा। चौथा नंबर देखो, अभी तक अक्टूबर 2023 तक का आंकड़ा है, लगभग 1.14 लाख स्टार्टअप को रिकॉग्निशन मिल चुका है सरकार के द्वारा, और इससे लगभग 12 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है स्टूडेंट, है ना। और हम ये भी जानते हैं, 5 नंबर भी जानते हैं कि इस बार देखो इस बजट में खास बात क्या था कि 1 लाख करोड़ का कॉर्पस तैयार किया गया, फंड तैयार किया गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट 1% भी नहीं है जीडीपी का। वही साउथ कोरिया देखो, वही चाइना देखो, वही इजराइल देखो, वही यूनाइटेड स्टेट्स देखो, आया समझ में ना। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है जीडीपी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। तो सरकार यदि वहाँ कमी आ रहा है तो कैसे उस कमी को पूरा किया जाए, उसके लिए सरकार ने क्या बोला कि 1 लाख करोड़ का एक फंड होगा, और जो आदमी जो अच्छे लोग हैं, स्टार्टअप करने वाले लोग सब, एक्सपर्ट सब, यदि कोई चाहते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करे तो सरकार से वो पैसा ले सकता है, उस फंड से वो पैसा ले सकता है। 50 साल तक इसका मैच्योरिटी होगा और विथ नो इंटरेस्ट, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो सके, प्राइवेट प्लेयर आगे आ सके। ये बहुत अच्छा पहल है, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है इकोनॉमिक्स के द्वारा, समझ गए। सिमिलरली 2 प्रोग्राम और था ना, एक राज्य के लिए था 75,000 करोड़ का, यदि स्टेट कोई रिफॉर्म्स लाए तो उसके लिए भी है वो, और एक पहले जो चल रहा था उसको कैरी किया गया। तो इस तरह का 3 स्कीम है ना, एक पहले से चल रहा था उसके लिए 2 नए स्कीम्स इस बार लाया गया है। तो ये सब चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है स्टूडेंट, अप्रिशिएट है। देखो 6 नंबर देखो, भारत ने प्रण लिया था 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। अब देखो इस बार जस्ट प्राण प्रतिष्ठा के बाद क्या हुआ, मोदी जी दिल्ली आए और मोदी जी ने एक नया प्रोग्राम का घोषणा किया, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सही बात है ना। तो उसके अंतर्गत क्या है, तुम्हारा 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर सोलर टॉप पैनल्स क्रिएट करना। तो देखो नंबर 1 ये हो गया, क्योंकि तुम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा जो शुरू का जो ओरिजिनल जो प्लेस था कि 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को रिलाइज करने का बात था, उसमें जो 40 गीगावाट है, बढ़िया समझो, उसमें 40 गीगावाट था, क्या था तुम, यानी कि 100 तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सोलर एनर्जी का था टोटल। देखो विंड नहीं थे तो उसका और अलग है, उसको अलग कर दो। टोटल रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोलर, यानी कि सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को कितना टैप करने का बात था, 100 गीगावाट। 40 तुम्हारा रूफ टॉप और 60 तुम्हारा क्या है कि माउंट, यानी कि ज़मीन पे पैनल लगाना। अब देखो लगभग वो 60 है, तो 60 में लगभग 55 हो चुका है, हम कह सकते हैं कि वो बहुत नियर अचीव है। मगर जो सबसे बड़ा मैसिव फेलियर है वो तुम्हारा 40 गीगावाट का। अब 40 गीगावाट में भी देखो घर सब में बहुत कम लगा है, और जो भी लगा है थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट में लगा है, थोड़ा सा इंडस्ट्री सब में लगा है सोलर पैनल सब। तो पूरा मिला के वो 40 गीगावाट में अभी तक केवल 11 गीगावाट ही लगा है। घर सब का देखो तो केवल 2 गीगावाट सब लगा है। याद करो, पहले भी पढ़ा चुके हैं, है ना। तो अब उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए मोदी जी ने क्या कहा कि 1 करोड़ घर में हम रूफटॉप लगाएंगे। और उसके लिए देखो बहुत बड़ा, इसमें तो नहीं दिया गया है, इसको डिटेल में पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड आने वाले समय में एडिटोरियल्स भी पढ़ने वाले हो। केंद्र को राज्य पे कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यदि राज्य सरकार करता तो अभी तक ये प्रोग्राम सक्सेस होता, मगर राज्य सरकार आगे जाना ही नहीं चाहता है। एक तो डिस्कम है, डिस्कम लेना ही नहीं चाहता है, एक्स्ट्रा जो सरप्लस जो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होगा सोलर एनर्जी से, वो डिस्कम खरीदना नहीं चाहता, क्योंकि डिस्कम को पता है कि नुकसान हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे भारत सरकार ने क्या बोला है कि एनटीपीसी जो भारत सरकार का जो पीएसयू सब है, हर स्टेट में प्रेजेंट है ना भारत सरकार का पीएसयू सब, वो तुम्हारा हेल्प करेगा इसको पूरा करने में। वो लोन दिलवाएगा आदमी को, वो हेल्प करेगा। क्या मैकेनिज्म होगा तो आने वाले समय में हम लोग एडिटोरियल्स में देखेंगे, क्योंकि इस पर जो मैकेनिज्म थोड़ा खुल के आया है, जैसे 1-2 दिन पहले खुल के आया है कि क्योंकि मोदी जी तो उस दिन केवल अनाउंस किए है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका प्लानिंग क्या होगा, उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई बात नहीं हुआ स्टूडेंट। तो मैं हल्का सा वही बात बता रहा हूँ। तो नंबर 1 ये हो गया कैसे रूफटॉप सोलर को आगे बढ़ाया जाएगा। दूसरी बात देखो, 6-7 साल पहले 2 एरिया को स्पॉट किया गया था, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ खंबत। वहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि वो वाइबल प्रोजेक्ट्स ही नहीं है। तो इसलिए सरकार ने बोला ना कि हम वाइबिलिटी गैप फंडिंग भी देंगे,
तो इसलिए अब इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा ताकि विंड एनर्जी का जो ऑफशोर वाला एरिया है, यानी कि ऑफशोर विंड जो प्रोजेक्ट है वो भी वाइबल हो सके, ताकि हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है ज़्यादा टैप हो सके। तीसरा नंबर देखो, बोला गया ना कि बायोफ्यूल को, वही बायोफ्यूल को सीएनजी और पीएनजी के साथ ऐड करने का बात था। बात समझे ना, मिक्स करने का बात है। जैसे अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रहा है ना पेट्रोल में, उसी तरह बायोफ्यूल का सीएनजी के साथ होगा। और भी इस तरह का स्टेप्स है, जैसे स्टबल हो गया तो स्टबल के लिए आप स्टबल से आप इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करिए, स्टबल से आप दूसरा चीज़ प्रोडक्टिव चीज़ क्रिएट कर लिया, उसके लिए भारत सरकार हेल्प करेगी। तो ये सब चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है, समझ गए। 7 नंबर देखो, हाँ अभी तक 3 करोड़ घर बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और सरकार ने बोला कि 2 करोड़ और बनाएंगे। क्योंकि देखो रियल इस्टेट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वही कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो अभी भी सबसे ज़्यादा जॉब देता है। हाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर। इसलिए सरकार क्या बोले कि यदि प्रधानमंत्री आवास योजना में हम फोकस करेंगे तो कंस्ट्रक्शन पे फोकस हुआ ही है। 2 करोड़ घर बनेगा तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे बढ़ेगा ना, जब कंस्ट्रक्शन सेक्टर आगे बढ़ेगा तो मजदूर को काम मिलेगा, हो गया। तो सरकार का योजना भी पूरा और रोजगार भी क्रिएट हो जाएगा, इस चीज़ को भी अप्रिशिएट किया गया। 8 नंबर देखो, हाँ अभी तक देखो वही सेम चीज़ लिखा गया है कि इंक्रीज इस बार कितना है, लगभग 11% से इंक्रीज किया है कैपेक्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर को, जो कि अच्छी बात है क्योंकि सरकार चाहती है कि प्राइवेट प्लेयर आके काम करे। और यही कारण है कि सरकार ने इस बार G-Sec बोरोइंग कम कर दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बोरोइंग है, गवर्नमेंट बॉन्ड कम जारी किया ताकि पैसा वो कम मार्केट से ले सके, यानी कि मार्केट से बहुत कम बोरोइंग किया है। क्यों? एक तो बोला सरकार ने कि हम GST कंपनसेशन जो सेस है वहीं से हम गुजारा कर लेंगे, और अभी हम स्पेस छोड़ रहे हैं ताकि प्राइवेट प्लेयर पैसा उठाए और इकोनॉमी में लगाए। ठीक है, तो वही 8 नंबर दिया गया है। एंड 9th देखो, हाँ रेवेन्यू डिफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमारे कंट्री में जितना रेवेन्यू डिफिसिट कम होगा उतना बेटर है ना। अब रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब क्या होता है? पैसा बोरो कर रहे हो पेंशन देने के लिए, पैसा बोरो कर रहे हो सैलरी देने के लिए, तो उससे कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है। अब मैं तुम लोग को इधर देखो, इधर थोड़ा सा सोचो, इधर मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन देता हूँ तुम लोग को। जैसे इस बार हमारा 5.1% फिजिकल डिफिसिट रहा, लेट से 5.1% फिजिकल डिफिसिट भी है, और लेट से रेवेन्यू डिफिसिट भी 5.1 ही है, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सरकार जो भी पैसा उठा रही है सब तुम्हारा फालतू का ही खर्च कर दे रही है, पेंशन देने में ही खर्च कर दे रही है, सैलरी देने में ही खर्च कर दे रही है। एक दूसरा कंडीशन लेते हैं कि सरकार ने इस बार बोला है कि 5.1% फिजिकल डिफिसिट होगा, लेट से रेवेन्यू डिफिसिट 0 है, तो उसका मतलब क्या है? हाँ सैलरी पेंशन में कुछ नहीं गया, जितना है सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब है कि रेवेन्यू डिफिसिट जितना कम हो उतना कंट्री के लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उतना ही फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब बनेंगे। तो देखो वही बोला गया है कि जो डिक्लाइन हुआ रेवेन्यू डिफिसिट का वो अच्छी बात है, उससे क्रिएटिव प्रोडक्टिव एसेट्स बनेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होगा, इससे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे जो कंट्री को आगे लेके जाएगा। और ऐसे भी भारत है ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्पेशली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। नहीं UPI सब कितना अच्छा काम किया भारत ने। आगे देखो, चलो ये तो हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट द यूनियन बजट, इंटरिम बजट ऑफ 2024 एंड 25। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें कंसर्न देखो कि बहुत सारे चीज़ ऐसा है कि जो सरकार ने ठीक से प्रेजेंट नहीं किया है। नंबर 1 देखो, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो नीति आयोग ने क्या बोला कि 25 करोड़ लोग को निकाला गया मल्टी डायमेंशनल पैरामीटर इंडेक्स से। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से लगभग कितने लोग को निकाला गया? 25 करोड़ से। अब जानते हो कि जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 10 इंडिकेटर्स यूज करती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अराइव करने के लिए 10 पैरामीटर यूज करती है। कौन? UNDP। नीति आयोग क्या करता है? 2 और एक्स्ट्रा को ऐड करता है, 12 पैरामीटर को यूज करता है। हाँ मैं पुराना एडिटोरियल से बोल रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, थोड़ा 2 बढ़ाया गया ना पैरामीटर, तो 12 पैरामीटर्स है। मस क्रिटिक्स का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो सर्वे था वो 2011 का सर्वे है। एक सर्वे सरकार ने 17-18 में भी करवाया। मैं जो 2017 और 18 में जो सर्वे करवाया भारत सरकार ने एक्सपेंडिचर सर्वे का मतलब कि आदमी कितना पैसा कैसे खा रहा है, जो कमा रहा है तो आदमी पैसा लगा कहाँ रहा है। अब तुम लोग खुद सोचो बच्चा लोग, 2010 में जो स्थिति था कंट्री का और अभी 2024 में, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है ना। अभी डिजिटल देखते हो, डिजिटल एजुकेशन कितना बढ़ गया है, अभी हेल्थ का नया बढ़ गया है, अभी खाने का ट्रेंड चेंज हो चुका है,
बहुत कुछ चेंज हुआ है ना, मैं उसका डेटा तो हमारे पास है ही नहीं, तो कैसे आप अराइव करोगे कि गरीब लोग निकल गया? अरे भाई, गरीब निकलने के लिए यदि गरीब सच में ही निकला है, यानी कि अब उतना गरीब नहीं है, 25 करोड़ आदमी गरीबी रेखा से निकल गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकल गया, तो उसके लिए जानना हमारे लिए ये जरूरी है कि जो पैसा कमा रहा है वो पैसा खर्च कैसे कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर सर्वे क्या है, वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो किस मानदंड से हम बोल सकते हैं कि 25 करोड़ आदमी निकला है? तो क्रिटिक्स का एक बहुत बड़ा सवाल, जो कि बहुत वैलिड सवाल है, क्योंकि जब तक हमारे पास रेलेवेंट डेटा ही नहीं रहेगा। हाँ, 17-18 में भारत सरकार ने किया था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, भारत सरकार ने बाद में साइड किया कि इसमें कुछ एनोमली है, कुछ आंकड़ा गलत हो गया, इसलिए हम इसको डंप कर रहे हैं। तो फिर आप कब करोगे? और जब नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि रियल में हो क्या रहा है। तो ये सबसे बड़ा बात समझ गए ना। तो वही चीज़ दिखाया गया, देखो यहाँ पे कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 25 करोड़ आदमी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकले हैं लास्ट 10 ईयर्स में, जब मोदी जी आए हैं। नंबर 2 देखो, मगर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो तो हमें ये तो नहीं बता रहा कि इनकम पॉवर्टी क्या है ना, ये हमें नहीं बता पा रहा है। अब देखो वही बताएगा कि अब जो एक्सपेंडिचर जो सर्वे हुआ था 2011 और 12 का है, तो कैसे वो चीज़ अभी हम उस पर लगा के कैसे हम ये निकाल सकते हैं? क्योंकि बहुत चेंज हो चुका है 10-12 साल में, लोगों का जो रहन सहन, खर्च करने का जो तरीका है, समझ गए ना। और देखो लास्ट वन जो मैंने तुम लोग को पहले भी कहा है, इसमें कहा था कि एवरेज रियल इनकम 50% से ग्रोथ किया है, यही ना बोला है इंडियंस का। ये तो अपने आप में मिसनोबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट देखो, ऑक्सफैम रिपोर्ट में देखो, तो कंट्री को किस तरह डब किया गया है कि पोअर कंट्री विथ फ्यू एलाइट्स, ऐसे कुछ था ना। तो ये तो मिसनोबर है, ये तो ठगने वाला शब्द है कि एवरेज इनकम, एवरेज इंडियंस का इनकम 50% से ज़्यादा बढ़ा है। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरेज में पोअर कैसे रह रहे हैं इस बात का पता नहीं चलता है हमें। तो इसलिए स्टूडेंट, ये आंकड़ा सही नहीं है बोल देना, समझे? ये आंकड़ा सही नहीं है कि हम 25 करोड़ को निकाल दिए हैं या फिर एवरेज इंडियंस का 50% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ, ये बोलना गलत बात हो जाएगा। नंबर 2 देखो, ये भी देखो, ये भी बहुत अच्छा बात किया है। इस बार सरकार ने क्या बोला? सरकार ने ये बोला कि इस बार हम लगभग 50%, यही एवरेज इनकम बोला है ना सरकार, कि हम क्या किए, 50% हम बढ़ा दिए पर कैपिटा इनकम प्रत्येक पर्सन का। मत देखो, उससे अच्छा तो पहले था 2003 और 4 में, बच्चे लोग थोड़ा सा ध्यान देना वहाँ पे, 2003 और 4 में पर कैपिटा इनकम भारत का वही लगभग 43,000 था। एक आदमी 43,000 कमाता था 2003 और 4 में। 2013 और 14 में ये 68,000 हो गया, वही 69 कह दो। तो कितना परसेंटेज से बढ़ा है? 59% से बढ़ा है। यानी कौन सा फैक्टर होगा? 1.59 फैक्टर। 1.59 फैक्टर का मतलब 59% है वो। आया समझ में ना? 59% से। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2003 से लेके 2013 में ज़्यादा बेटर हुआ था, और वहाँ पे 59% से ग्रोथ हुआ था। और अभी आप बोल रहे हो कि 2013 और 14 से 2023 और 24 50% हुआ, तो कौन सा ज़्यादा हुआ? आया समझ में? सरकार जो अभी क्लेम कर रही है कि हम 50% पर कैपिटा इनकम बढ़ा दिए लोगों का, तो इकोनॉमिक्स जो है, जानकार है, वो बोल रहे हैं कि उससे पहले डिकेड में तो 59% बढ़ा था। तो कौन सा ज़्यादा आपका अचीवमेंट है? ये सही समझ में आ गया ना? तो वही बोला कि अभी देखो, अभी आपका 1 लाख समथिंग हो गया, तो वो वही 52%, वही 50% से बढ़ा है आपका, पहले 59% से बढ़ा था। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपके टाइम में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, उस टाइम में आपसे भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ था। समझ गए ना? अब इसमें देखो यही बताया गया है कि रियल वेजेस का बात करोगे, सच में जो रियल वेजेस इन्फ्लेशन को घटाने के बाद जो वेजेस आता है वो लगभग स्टैग्नेंट है। और पिछले बार भी हम देखे थे, याद करो तुम लोग को क्या बताया गया था कि एग्रीकल्चर जो लेबर है उसका मात्र 3-4% से बढ़ा है रियल वेजेस। बाकी बहुत सारे जो लेबरर्स है उसका तो घटा है, घटा है। तो कोई रियल सेंस में जो गरीब तबका लोग है उसका रियल इनकम बढ़ा नहीं है विद्यार्थी। वही बोला कि 2013 से लाके अब 23 तक देखिएगा तो स्टैग्नेंट है रियल वेजेस में। हाँ देखो, 2014 और 15 में एवरेज रूरल अर्न करता था 3 पर डे, एडजस्टेड है तुम्हारा, ये रियल वाला है। वो जंप हुआ तुम्हारा 4.8। अब उसके बाद तो लगभग 4.8 के बाद वही डॉलर में है, उसके बाद तो लगभग सेम ही है, उसके बाद कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है स्टूडेंट। पर डे केवल 4.8 हो के 2014 से 15, उसके बाद सिमिलर है। तो कोई रियल वेज ग्रोथ नहीं हुआ है 2014 और 15 के बाद अभी तक। तो ये क्लेम करना गलत हो। इसका मतलब जब एवरेज इंडियंस का सरकार बोल रहा है कि एवरेज इंडियन का 50% बढ़ा है
और गरीब आदमी का रियल वेज बढ़ा ही नहीं है, तो किसका बढ़ा है? अमीर लोग का बढ़ा है। यही ना हुआ इंडिकेशन। तो आगे देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर गिव्स फर्दर इनसाइट। अब जानते हो कि हमारे जीडीपी में, हमारा भारत का जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन सबसे बड़ा चीज़ है, लगभग 55% कंट्रीब्यूट करता है। आज हमारा कंट्री इतना बड़ा कंट्री है कि हम खाना खा के ही हम जीडीपी को बना लेते हैं। डेट्स कॉल्ड प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन स्टूडेंट जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि जो हम लोग खा रहे हैं, पार्ले जी बिस्किट, ये जो भी खरीद रहे हैं, उसी की वजह से जीडीपी चल रहा है हमारा, और 55% प्राइवेट कंजम्पशन की वजह से चल रहा है। बात समझे ना? अब तुम खुद देखो यहाँ पे कि जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है रिसेंट टाइम में वो ग्रोथ नहीं किया है। 55 है तो 55 ही है, कोई बढ़ा नहीं। कैसे बढ़ेगा? जब रियल वेज बढ़ ही नहीं रहा है तो कैसे ये चीज़ ट्रांसलेट होगा? जब तक जेब में पैसे नहीं आ रहे तब तक कैसे हम खाएंगे दूसरा चीज़? इनफैक्ट कोविड के टाइम में तो और घट गया था ये, नंबर 1। दूसरी बात है कि एग्रीकल्चर में जानते हो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर में जानते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे जॉब है ही नहीं। अभी देखो, अभी जस्ट तुम लोग जानते हो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का बात आया था, हाँ, उसमें बोला कि महिलाओं का बढ़ा। सही बात है, बोला गया ना, 23 से लेकर 37% का बताया गया कि 14% से बढ़ा है। हम ये भी जानते हैं कि कौन सा जॉब बढ़ा है। सेल्फ एम्प्लॉयड वाला जॉब 4 से 5% बढ़ा है, जो रेगुलर वेज था वो तो घटा है। कैजुअल लेबर ज़्यादा बढ़े हैं, तो डिसेंट जॉब कहाँ दिया आपने? तो महिला जो आप बोल रहे हैं कि महिलाओं का जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, ये भी एक मिसनोवर है। क्वालिटी जॉब नहीं बढ़े हैं, समझे ना? अभी भी ज़्यादातर महिला तो अनपेड फैमिली लेबर में है, अभी पैसा वैसा नहीं मिलता उसको। बताए थे ना, केयर इकोनॉमी में महिला ज़्यादा इंगेज्ड है, तो इसलिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, वो झूठ मूठ का लिख दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा चोट, ये कमी। और उस दिन भी हम पढ़ा रहे थे तो ये बोल रहे थे तुम लोग को। आगे देखो, चौथा नंबर देखो, वही चीज़। अब देखो सोशल सेक्टर स्कीम में, हाँ, सरकार का अपना वर्जन है। अब सरकार क्या बोलती है कि हम इतना स्कीम चला रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना चला रहे हैं, हर घर नल से जल चला रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सोशल सेक्टर में कम खर्च कर रहे हैं। मैं ये चलने वाला चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्रिटिक्स है, जैसे आंगनबाड़ी सेंटर हुआ, मिड डे मील हो गया, एमजी नरेगा हुआ, इसका तुम रियल देखोगे, रियल जो बजट से एलोकेशन होता है वो कम हुआ है 10 साल में। पहले 30% था, 30% से कम करके 25% हुआ है। तो यानी कि आपका जो सोशल सेक्टर स्कीम है उसमें भी पैसा ज़्यादा नहीं जा रहा सरकार की तरफ से। बात समझे? इतना ही नहीं, जो नेशनल सोशल असिस्टेंट जो प्रोग्राम है, ये सोशल सेक्टर प्रोग्राम होगा ना, जिसमें ओल्ड एज वाले लोग को, है ना, विधवा महिलाओं को और डिसेबल पर्सन जो दिव्यांग लोग हैं उनको पैसा दिया जाता था। 2014 और 15 में इसके लिए बजट से लगभग 10,000 करोड़ था। अब बताओ अभी कितना हो गया? 9,000 हो गया। तो समय के साथ तो बढ़ना ना चाहिए ये चीज़, ये घटा है। तो कैसे हम मान लें कि सरकार सोशल सेक्टर स्कीम के लिए काम कर रही है? हाँ, सरकार का अपना काउंटर आर्गूमेंट यहाँ पे है। सरकार बोलती है देखिए इसको हम कम किए हैं, मगर अपना हमारा जो योजना है उस योजना का हम चला रहे हैं। अच्छा, आया समझ में? हाँ, मगर फिर क्रिटिक्स बोलेंगे नहीं, योजना चलाई है, अच्छी बात है, मगर जो एमजी नरेगा है, जो सोशल सेक्टर स्कीम है, उसको भूलना भी नहीं है। उसमें भी इक्वली प्रोपोर्शन से, उसमें भी बढ़ोतरी होना चाहिए। 5th नंबर देखो, बेसिक एजुकेशन और हेल्थ। जब से लिबरलाइजेशन हमारे कंट्री में आया, एलपीजी आया, तब से तो बाबू एजुकेशन और हेल्थ को तो पूरा प्राइवेट को ही छोड़ दिया गया। और अभी स्थिति देखते हो कितना खराब है कंट्री में, कितना ज़्यादा यहाँ पे डिस्ट्रेस है एजुकेशन और हेल्थ में। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे भी दिखेगा। हाँ, सरकार यहाँ पे भी सेम दलील देती है कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना बनाए, हाँ, हम स्वच्छ भारत मिशन किए। तो ठीक है, सरकार का अपना दलील है, और सरकार का दलील में भी दम है, ऐसा नहीं कि मैं वो दलील को कम समझ रहा हूँ। मगर फिर भी बेसिक एजुकेशन और हेल्थ पे सरकार मेन ड्राइविंग फोर्स, सरकार को आगे आना ही होगा। यदि सरकार नहीं आएगा और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाएगा एजुकेशन और हेल्थ, तो गड़बड़ हो जाएगा। एक तो ऐसे पॉकेट एक्सपेंडिचर जानते हो बहुत ज़्यादा हो जाता है यदि प्राइवेट में आप जाओगे तो। एक तो कंट्री में इंश्योरेंस का नहीं है। हाँ, इस बीच में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत लाया है, तो वो अच्छी बात है, मगर फिर भी जानते हो कि प्राइवेट जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें अभी भी बहुत ठगी है। तो वही चीज़ बताया गया कि अभी भी पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जानते हो उसमें भी बहुत कमी है अभी। तो वही चीज़ बताया गया, यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखो,
एग्रीकल्चर सेक्टर्स कंटिन्यू, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी बुरा हाल है एग्रीकल्चर सेक्टर का। जैसे एग्जांपल देखो, जब महंगाई होता है, देखो तुम लोग कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, जब जैसे मान लो प्याज का दाम 20 रुपया अचानक 100 रुपया हो जाए तो सरकार क्या करती है, तुरंत स्टेबलाइज करती है उसको। एक्चुअली वो समय ऐसा समय था कि फार्मर ज़्यादा कमा सकता था, मगर कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है, तुरंत प्राइस को कम करवा देती है, वो इंटरफेयर करती है। अभी हम जानते हैं कि 2-3 साल में बहुत सारा समय ऐसा भी गया है जहाँ 6% से ज़्यादा तुम्हारा इन्फ्लेशन था कंट्री में, रिटेल इन्फ्लेशन CPI वाला। मगर रियल टर्म्स में देखोगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में तो ओनली 3.7% है जो इन्फ्लेशन आया है। तो यानी कि फार्मर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस में होगा, बाकी चीज़ में इन्फ्लेशन आ रहा है। और जो हकीकत में फूड में इन्फ्लेशन होना चाहिए, तो सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से मात्र 3.7 ही इन्फ्लेशन आ रहा है। तो यानी कि फूड में इन्फ्लेशन कम आएगा तो नुकसान किसका होगा, फार्मर का नुकसान होगा। और दूसरी बात है कि जो इनपुट कॉस्ट है, फर्टिलाइजर हो गया और भी बहुत सारे, वो तो महंगा होते चला जा रहा है। सीड देखो, मंसेंटो का सीड सब देखो, वो तो महंगा होते चला जा रहा है। तो फिर फार्मर्स कमाएगा कैसे? और फार्मर का रियल वेज भी तो नहीं बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखो वही चीज़ दिखा गया कि डाउनवर्ड पुल हो रहा है एग्रीकल्चर प्राइजेस का। याद करो बच्चे लोग, तुम लोग को GDP डिफ्लेक्टर पढ़ाया गया था कभी इकोनॉमिक्स में, बताए थे ना। GDP डिफ्लेक्टर को देख के हम पता कर सकते हैं कि जो नॉमिनल GDP है तो उसमें रियल GDP क्या होगा, वो घटाने का, उसमें आप डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा। GDP डिफ्लेक्टर से पता चलता है कि रियल GDP कितना है। नॉमिनल GDP दे दिया, रियल GDP आपका निकल जाएगा। तो वही GDP डिफ्लेक्टर से ये पता चला है, वही वो पता चलने का मतलब इन्फ्लेशन पता चलना। नॉमिनल GDP का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन रहेगा ना उसमें। रियल GDP का मतलब इन्फ्लेशन हटा के, हाँ, नॉमिनल GDP मतलब इन्फ्लेशन जोड़ के। तो GDP डिफ्लेक्टर से आपको पता चलता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ। वही GDP डिफ्लेक्टर से पता चला कि एग्रीकल्चर जो कमोडिटी है उसमें मात्र 3.7% से बढ़ोतरी हुआ है। इसकी वजह से कोई फार्मर को फायदा नहीं हुआ, समझे, फार्मर को उतना फायदा नहीं हुआ। वही चीज़ वहाँ बताया गया है, देखो सेक्टोरल डिफ्लेक्टर, समझ गए, वही चीज़ है। आगे देखो, अच्छा मोदी जी 2015 में याद करो, बरेली में मोदी जी ने एक भाषण दिया था कि हम फार्मर्स का इनकम डबल कर देंगे 2022 तक। क्या हुआ उसका? अब तो कहीं योजना पेपर सब में भी नहीं आता वो चीज़, अब तो भूल ही गए वो सब चीज़ को। तो फिर याद दिलाया है इसने कि जिस तरह 2015 में उन्होंने बोला था कि हम जो रियल इनकम है फार्मर्स का डबल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। बात समझे? देखो इनफैक्ट वही बताया गया कि जो एग्रीकल्चर जो इनकम है वो तो घटा है, 1.4% से घटा है, और स्टैग्नेशन है ना। कॉस्ट जो कॉस्ट इनपुट है वो ज़्यादा हो गया है, एग्रीकल्चर प्राइस जो दाम है वो घट रहा है। तो कहाँ हुआ ये? तो डबल क्या, वो वहाँ तक भी नहीं है, वो भी घट गया। और अभी तो देखो कोई भी कहीं पे भी इस बात को चर्चा नहीं किया था, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। तो आगे देखो 3 नंबर देखो, रियल वेजेस इन रूरल इंडिया। जो ये तो हम जानते हैं ना कि रियल वेजेस जो रूरल इंडिया में कोई बढ़ा नहीं है बाबू, समझे ना, कोई बढ़ा बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। देखो वहाँ पे क्या लिखा गया है कि चाहे एग्रीकल्चर वेजेस हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर एरिया वो कोई बढ़ा नहीं है। यदि हम इन्फ्लेशन का बात करें तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर लेबर का वही 3 to 4% से बढ़ा है। फिर दूसरा तबका देखोगे जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कर्स है, उसका तो कोई बढ़ा ही नहीं है। सबको बराबर कर दोगे तो पता चलेगा कि स्टैग्नेंट ही है। तो कैसे 50% बढ़ा रियल इनकम? तो जो फ्यू एलाइड्स है उसमें वो ट्रांसलेट हुआ है पैसा, समझ गए ना। और चौथा नंबर देखो, कोई पब्लिक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ एग्रीकल्चर में जितना होना चाहिए। बात समझे? एग्रीकल्चर में जब तक जो कोल्ड स्टोरेज सिस्टम कहाँ बना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज कहाँ पे हुआ, तो ये भी प्रॉब्लम है अपने आप में। देखो यहाँ बोला है कि जो एग्रीकल्चर में जो रिसर्च होने चाहिए थे स्टैग्नेंट है, अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ। कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो राइज नहीं हुआ एग्रीकल्चर में। जब एग्रीकल्चर को तुम मॉडर्न नहीं बनाओगे, मॉडर्नाइज नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा देश आगे? फार्मर्स का तो बुरा हाल रहेगा ही रहेगा। हाँ, जो भी ध्यान दिए हो तो कॉर्पोरेट और एग्री बिजनेस फार्म पे ध्यान दिए हो। जो मेन एग्रीकल्चर में एसेट क्रिएट करने का बात है तो वहाँ पे कुछ किया ही नहीं हो, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। आगे देखो लास्ट वन, द इंडेक्स नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्रॉप्स इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जो भी इंपॉर्टेंट क्रॉप सब है उसका इंडेक्स नंबर भी कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, 2013 से लेके 2010 तक जितने इंपॉर्टेंट क्रॉप्स सब है, जैसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में क्या आएगा, राइस, व्हीट, यही सब ना आएगा, तो ये 3.1% से ग्रो किया। वहीं पे हम 2011 से लेकर 2022 तक देखेंगे तो ओनली 2.7% से एनुअली ग्रोथ किया है।
तो बताओ कौन सा ईयर अच्छा है? फिर प्रीवियस डिकेड ना, 2003 से लेकर 2010 वाला वो ठीक है, तो ये भी बोला गया। दूसरी बात ये है कि यदि तुम देखोगे कि यील्डिंग का बात करोगे, प्रोडक्टिविटी का बात करोगे, तो प्रोडक्टिविटी भी घटा। हाँ, कहाँ तुम्हारा 3.3% पर ईयर प्रोडक्टिविटी बढ़ता था। प्रोडक्टिविटी जान रहे हो ना, हेक्टेयर पर प्रोडक्शन, वो भी घटा, वो भी 1.6 हो गया अभी। तो ये भी मिसनोमर है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का मानना ये है स्टूडेंट कि 2010 आते आते प्रोडक्टिविटी सब कम होना शुरू हो गया था कंट्री में, और उसके बाद लगातार कम होते चला गया है। तो मनमोहन जी के टाइम में जो था सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में, और प्रोडक्टिविटी भी सबसे स्ट्रांग था। मगर 2010 के बाद ऐसा ग्राफ गिरा है एग्रीकल्चर का, तो नीचे ही चला जा रहा है। दैट्स इट, कंप्लीटेड।